दोस्तों ओलंपिया में इस साल हमने देखा मेंस बॉडी बिल्डिंग में टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स को अपनी जगह बनाते हुए, और प्री जजिंग से लेकर फाइनल्स तक ये कहानी बिल्कुल सेम की सेम रही। तो बहुत ही आसान हो जाता है ऐसे में इन 6 बॉडी बिल्डर्स को कंपेयर करना और एनालिसिस करना इन सारे एथलीट्स का। इन सब की फिजिक्स बदली जरूर थी टॉप 6 की पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान, लेकिन जो हमारा मेन चैंपियन जीता है आज हमें ये बताया जाता है कि वो इसी वजह से जीते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंटली एक जैसे दिखे पूरे कॉम्पिटिशन में। यहाँ पर मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ हार्डी शूपन की। यहाँ पर अभी हाल ही में स्टीव वाइनबर्गर बताते हैं कि हार्डी शूपन के जीतने का एक काफी बड़ा कारण ये था, सब लोगों की बॉडी चेंज हुई है। कहीं कहीं पे कुछ बॉडी बिल्डर्स ऊपर भी दिखाई दिए हार्डी शूपन से, लेकिन हार्डी ने अपनी जो एक हार्डनेस एक जैसी मेंटेन रखी ना, और एक वो जो कंडीशनिंग, एक टाइटनेस पकड़ के रखी उनकी बॉडी ने, उस चीज ने उनको कॉम्पिटिशन जिताया है। और ये बात स्टीव वाइनबर्गर ने अभी बोली हाल ही में। यहाँ पर हमने देखा हार्डी और डेरेक के बीच में काफी अच्छी हमें टक्कर देखने को मिली, और यहाँ पर निक वॉकर भी थे जो कि इनके आसपास घूम रहे थे। ब्रेंडन करी भी इन्हीं लोगों के बीच में कहीं ना कहीं घुमाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बेचारे सैमसन दादा और बिग रैमी कहीं कोने में हमें खड़े हुए दिखाई दिए। इनको बीच में लाया नहीं गया, और बिग रैमी तो सही में इतने परेशान हो गए थे, उनको तो चैन की सांस ही तब आई जब उनको बस एक बार बीच में लेकर आए जजेस, और वो भी बिल्कुल आखिरी फाइनल्स वाले दिन। पर हम जानते हैं कोई फायदा वायदा उनको मिला नहीं और 5वीं प्लेसिंग पर उन्हें डाल दिया गया था। आज ये सब बातें इतने टाइम बाद मैं कर रहा हूँ क्यों? बिकॉज अभी से 3 दिन पहले हमें ओपिनियन मिला है यहाँ पर हेड जज की ओलंपिया का, यानी स्टीव वाइनबर्गर, और उनकी तरफ से बातें खुल के आई है, और ओलंपिया में जो प्लेसिंग्स दी है उन्होंने उसके पीछे का रीजन देते हैं अब। तो ये एक बड़ी बात है। एक काफी बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या बिग रैमी की 5वीं प्लेसिंग जस्टिफाई करने वाली है, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया के खत्म होने के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा कंपेयर किया है ब्रेंडन करी और बिग रैमी की प्लेसिंग्स को भी। एक्चुअली में रैमी से उनकी फिजिक एक डाउन है, और बिग रैमी उनसे ज्यादा बेटर बॉडी बिल्डर दिखाई दिए, तब भी उनको 5th पर क्यों पहुंचा दिया गया। और अगर देखा जाए दोस्तों पोज बाय पोज, तो ब्रेंडन करी और बिग रैमी में बिग रैमी ज्यादा हार्ड थे, और ये चीज आप उनके ग्लूट से भी देख सकते हो। इस बार तो मैंने बल्कि ये देखा रैमी की जो लोअर बैक थी ना, उसमें भी थोड़े थोड़े से फाइबर्स मुझे दिखाई दे रहे थे। देखो जो बात सच है वो बात बोली जाएगी, भले ही रैमी के अंदर एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स और फ्लॉज आते जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो बॉडी बिल्डर एक जगह पे इंप्रूव कर भी रहा है। तो मुझे यहाँ पर भी ब्रेंडन करी उनके आसपास आते नजर नहीं आए। फ्रंट से अगर लेग्स को देखें तो लेग्स तो करी के कुछ ऐसे बताए गए हैं कि अपर बॉडी किसी और इंसान के और लेग्स किसी और इंसान के लगा दिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टीव वाइनबर्गर ने हाल ही में बोला है। तो फिर भी उन्होंने ब्रेंडन को 4th पर, बिग रैमी को 5th पे क्यों रखा? अगेन यहाँ पर ये जजेस अपनी पुरानी वाली बात करते हैं दोबारा से, और स्टीव वाइनबर्गर रीजन देते हैं शेप। उनको ब्रेंडन की शेप इतनी पसंद है कि वो अभी भी 4th जगह अपनी बना पा रहे हैं इस ओलंपिया में, इतना ऑफ आने के बाद भी। डेफिनेटली ब्रेंडन करी की एक वन ऑफ द वर्स्ट फिजिक थी। आर्नोल्ड क्लासिक से तो थोड़ी सही हम कह सकते हैं, बिकॉज आर्नोल्ड में तो साइज भी नहीं था, इनमें अभी साइज दिखाई दे रहा था, लेकिन कंडीशनिंग सेम वही एकदम सॉफ्ट बॉडी वाली, और बहुत ही थिक स्किन इनकी दिखाई देती है, हमेशा की ये कहानी है। तो यहाँ पर साफ साफ स्टीव ये बोलते हैं कि ब्रेंडन को 4th प्लेसिंग सिर्फ उनकी शेप की वजह से दी गई है। बहुत ही एक ब्यूटीफुल सिमेट्री उनकी बॉडी में दिखती है, हालांकि प्रपोर्शंस नहीं है, सिमेट्रिकल बॉडी जरूर है। सिमेट्री और प्रपोर्शंस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सिमेट्री का मतलब यह है मसल बैलेंस, एक बाइसेप छोटा एक बाइसेप बड़ा ना होना, बराबर होना उनका। लेकिन प्रपोर्शंस होते हैं अपर बॉडी का लोअर बॉडी के साथ में एक तालमेल बैठना, जो ब्रेंडन का तो डेफिनेटली नहीं बैठता। अपर बॉडी बड़ी है, लोअर बॉडी छोटी है, तो प्रपोर्शंस में लैक करते हैं करी, लेकिन वहीं सिमेट्रिकल बॉडी जरूर है उनकी अभी भी। लेकिन स्टिल बिग रैमी को उन्होंने हरा दिया। तो ये चीज पर्सनली देखो ओपिनियन की बात है, जजिंग, और यहाँ पर अगर मैं अपने ओपिनियन रखना चाहूँ, जो आप में से काफी लोग सुनना चाहते हैं, बिग रैमी को यहाँ पर 4th आना चाहिए था। स्टिल मैं तो ये बिलीव करता हूँ, और यही जजेस के पुराने वाले आज तक के उनके पैटर्न से चला जाए तो बिग रैमी को यहाँ पर 1st भी आ जाना चाहिए था। लेकिन खैर अच्छी बात है, मैं तो फुल सपोर्ट में हमेशा से था कि हार्डी शूपन को यहाँ पर 1st आना चाहिए, और हार्डी मच डिजर्व विनर थे। अब ऐसा नहीं था दोस्तों हार्डी की फिजिक में कोई कमियां नहीं है, हार्डी के ऊपर अब क्रिटिसिज्म उठने शुरू हो गए। जैसे मैंने बोला था, अब तो वो बन गए हैं मिस्टर ओलंपिया, और अब तो पूरा साल उनको झेलनी पड़ेगी ये सारी चीजें, और अब कमियां निकाली जाएंगी भर भर के। अब लोग कंपैरिजन उनके करेंगे, अलग अलग एंगल से उनको देखेंगे और कंपेयर करेंगे उनको पुराने एथलीट्स से, पुराने चैंपियंस से, और अब ये हो रहा है, ये शुरू हो चुका है। तो हाल ही में हार्डी को यहाँ पर कंपेयर किया गया डोरियन एट से। जब डोरियन अपनी बैक को स्क्वीज करते थे तो वो अलग ही दुनिया की कुछ अलग ही चीज़ दिखती थी वहाँ पर, कुछ अलग ही नज़ारे और कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस दिखनी शुरू हो जाती थी, जितना गूगल मैप्स के अंदर भी ना दिखे। तो वो चीज़ें कंपेयर की जा रही है सीधा सीधा हार्डी शूपन के बैक के साथ में, कि देखो हार्डी की बैक कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, और एक मिस्टर ओलंपिया इतनी सॉफ्ट बैक का ऐसा कैसे हो सकता है। डेफिनेटली हार्डी कहीं से कहीं तक स्टैंड कर ही नहीं पा रहे। यहाँ पर रॉनी कोलमैन से उनका कंपेयर किया गया, और अब तो कई सारे और एथलीट्स जैसे फिल हीथ से भी उनका कंपेयर किया जा रहा है। हार्डी की बैक सबसे ज्यादा सॉफ्ट बैक्स में अभी तक काउंट करी जा रही है जब वो स्क्वीज कर रहे हैं अपने लैट्स को।
तो यहाँ पर कई सारे लोग हार्डी के बचाव में हैं, कई सारे लोग हार्डी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डेफिनेटली पुराने बॉडी बिल्डर्स आज बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हार्डी शुपन देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहे हैं और हम कितने ज़्यादा हार्ड दिखा करते थे, ये होती है कंडीशनिंग। फिल हीथ ने वहीं रिप्लाई करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली उनके वो कोच के एक एथलीट हैं हार्डी। तो फिल हीथ यहाँ पर डिफेंस लेते हुए कह रहे हैं कि लाइटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर प्ले कर रही है। इस साल बॉडी बिल्डर जब अपने बैक को स्क्वीज कर रहे थे, एक्चुअली किसी भी बॉडी बिल्डर की बैक में क्रिसमस ट्री दिख नहीं रहा था। रीज़न, लाइट बहुत ज़्यादा उनकी बैक पे मारी जा रही थी। और ये चीज़ जेन्युइनली ये मैंने भी नोटिस करी या आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी। अगर आप इनकी बैक को देखोगे और इनकी नहीं बल्कि सारे एथलीट्स की बैक को देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है। और रिफ्लेक्शन आएगा तो मसल दिखेगी कहाँ से, और बारीकियाँ तो और ज़्यादा आ जाती है जब आप क्रिसमस ट्री जैसी चीज़ों की बात करते हो। तो वो बारीकियाँ दिखने का सवाल नहीं है। पहले यही लाइटिंग बहुत अच्छी थी, ओलंपिया अंधेरे में होता था और सर के ऊपर लाइट पड़ती थी तो उस वजह से काफ़ी अच्छा क्रिसमस ट्री विजिबल होता था। पर ये बात फैक्ट है कि आज बैक की कंडीशनिंग उतनी नहीं है एथलीट्स की, ये बात भी मानने वाली है। लाइटिंग एक चीज़ है, उस फैक्टर को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन कंडीशनिंग पहले बेटर थी, फॉर श्योर बेटर थी। ये जिस तरह ब्रेंडन करी और सैमसन दौदा जैसे सॉफ्ट एथलीट्स हैं, इस तरीके की थोड़ी ना होते थे। तो लाइटिंग एक फैक्टर है बट कंडीशनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए बैक डिग्रेड हुई है, ये बात बिल्कुल मानने वाली है। बात आती है हार्डी शुपन की, चैंपियन की, उनकी बैक सही में क्या डिग्रेड है या उनकी बैक भी लाइटिंग की वजह से सॉफ्ट लग रही है? तो एक्चुअली में हार्डी की बैक सॉफ्ट है उनकी फ्रंट बॉडी के मुकाबले। हार्डी की फ्रंट बॉडी तो ऐसी है कि लिटरली ये 90s की बॉडी है अगर कंडीशनिंग की बात करी जाए। ऐसी चेस्ट में फाइबर्स मैंने देखे नहीं है, बहुत लंबे टाइम से देखे नहीं है सच बताऊं। लेग्स के अंदर जो क्रॉस ट्राइशंस आते हैं ना, जो ग्रेनीनेस के साथ में आते हैं, वो हार्डी दिखाते हैं और इसको हम कहते हैं मैच्योर्ड मसल्स। सही में हार्डी ने इस साल जो एक जीत हासिल करी है, इसके पीछे स्टीव वाइनबर्गर एक बड़ा रीज़न देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हार्डी ने इस साल अपने मास को इम्प्रूव करा है, हमने देखा। और हैनी रम्बॉट ने इस रीसेंट इंटरव्यू में ये बात बोली कि हार्डी ने सही में अपना मसल मास बढ़ाया है। 8 से 10 LBS की मसल्स इन्होंने बढ़ाई है और इस बार इनकी बैक ज़्यादा वाइड थी, मास दिख रहा था, इनकी चेस्ट ज़्यादा फूली हुई थी और हार्डी के अब लेग्स भी वापस आने लग गए हैं, जो हमने इस साल नोटिस करा। मैंने एकदम देखते ही देख लिया था कि हार्डी का जो आउटर स्वीप है, जो पिछले साल कम था, इस साल ज़्यादा दिख रहा है। तो डेफिनेटली हार्डी का इस बार जीतने का एक रीज़न ये था कि उनके पास फुलनेस ज़्यादा थी। एट द सेम टाइम उन्होंने कंडीशनिंग पिछले साल वाली मेंटेन कर रखी थी। और ये रीज़न अगेन मेरा नहीं है, स्टीव वाइनबर्गर देते हैं कि सेम कंडीशनिंग पर ज़्यादा फुलनेस। और ये जजेस ने पिछले साल फीडबैक दिया था हैनी रम्बॉट को कि हार्डी को अपनी फुलनेस पे और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कंडीशनिंग यही रखी वो तो बहुत होगा बड़े एथलीट्स को हराने के लिए। और इस साल यही हुआ, 8 से 10 पाउंड्स की मसल्स ज़रूर बढ़ी, कंडीशनिंग हार्डनेस लेकिन सेम रही और हार्डी की झोली में आ गया इस साल मिस्टर ओलंपिया का टाइटल। और हार्डी में एक ये भी खूबी अभी डिस्कस हुई है कि जब वो पोज करते हैं ना तो वो हार्ड हो जाते हैं, दूसरे एथलीट्स उतने हार्ड हो नहीं पाते। तो इस चीज़ का रीज़न हार्डी शुपन कहते हैं कि पोजिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है, जितनी इंपॉर्टेंट आपका वर्कआउट है। सेम इंपॉर्टेंस वो तीनों चीज़ों को देते हैं और इनफैक्ट उनके सपनों में वो पोज करते रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं उसी चीज़ के बारे में। तो उन्होंने कहा पोज करते रहो। और स्टीव ने ये बात बोली कि ये बहुत सही हार्डी ने बात बोली है कि पोजिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट डाइट और वर्कआउट है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ जितने दूसरे एथलीट जल्दी कर लेंगे उतना ही अच्छा, वो वैक्यूम भी पुल करने लगेंगे, उतनी अच्छी वो हार्डनेस उनकी बॉडी हिट करेगी जैसे जैसे पोज करेंगे, और उतना ही बेहतर उनकी बॉडी ड्राई भी होती है। बिकॉज पोजिंग जितना आप करते हो आपकी बॉडी ड्राई होती है और कार्ब लोड करते वक्त इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखता है एथलीट्स की फिजिक में। अब यहाँ पर बात यह आती है कि हार्डी आगे से अगर इतने ज़्यादा हार्ड हैं, पीछे से इतनी बॉडी इनकी सॉफ्ट क्यों दिखती है? देखो इस चीज़ का एग्जैक्ट रीज़न कभी कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये होती है बॉडी की मसल मैच्योरिटी वाली बात। आपकी मसल्स पीछे से उतनी ज़्यादा ग्रेनी नहीं है, मे बी हार्डी अपनी बैक को उतना हार्ड इंटेंस ट्रेन ना करते हो। इनकी मसल्स डेफिनेटली हार्ड होंगी आने वाले टाइम में, पर अभी इनको और टाइम लगेगा। एक वो थिकनेस भी इनकी मसल्स में उतनी नहीं है जब ये बैक डबल करते हैं, और ये हमेशा से ये नहीं है। तो वो चीज़ों पे हार्डी को आई थिंक टाइम के साथ साथ काम करना पड़ेगा। और हैनी रम्बॉट में एक ये टैलेंट ज़रूर है, वो अपने एथलीट्स की मसल मैच्योरिटी पे काम करते बहुत है। वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि मेरे क्लाइंट डेरेक लंसफोर्ड जो इस बार सेकंड आए हैं, इनके अंदर मसल्स में अभी काफ़ी मैच्योरिटी की कमी है। तो ये जो इंटरव्यू था हैनी रम्बॉट, स्टीव वाइनबर्गर का, बॉब चिकरेलो का, इसमें हैनी से ये पूछा गया कि इनके क्लाइंट डेरेक की इतनी सॉफ्ट मसल्स है क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी अभी डेरेक ने अपनी मसल्स पुट ऑन करनी शुरू करी ही है। ये अभी 1 साल के अंदर अंदर की सारी बातें हैं जब डेरेक ने नई मसल्स ऐड करी हैं अपनी बॉडी में। और एक जो नया मसल टिश्यू होता है डेफिनेटली वो सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसको पकने में टाइम लगता है। और डेरेक की जो मसल्स हैं चेस्ट की स्पेशली और शोल्डर्स की, वहाँ पर कभी आपको
लाइंस दिखेंगी ही नहीं, फाइबर्स दिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अभी नई नई मसल्स डेवलप कर रहे हैं। और इसीलिए हैनी रम्बॉट कहते हैं कि मैं एकदम बल्कि गेन्स पे काम नहीं करवाता, मैं बहुत ही स्मॉल गेन्स करवाता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम क्वालिटी मसल पुट करवाता हूँ। इसलिए हार्डी में हमने कभी भी बड़े चेंजेस होते हुए नहीं देखे। हैनी रम्बॉट कंडीशनिंग को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और थोड़ा बहुत साइज, और यही चीज इन्होंने इस बार डायरेक्ट के साथ भी करी कि थोड़ा बहुत साइज लेकिन कंडीशनिंग अच्छी रखी है। डायरेक्ट तो पहले से खैर ग्रो होना चाह रहे थे, 212 से उनकी बॉडी पहले ही बड़ी थी, इसलिए हमें लगा कि डायरेक्ट ने एक बड़ा साइज में लीप लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले से काफी बड़े चल रहे थे। लेकिन इस साल डायरेक्ट ने क्या करा, थोड़ी बहुत थिकनेस ऐड करी है, बट हाँ डेफिनेटली उनके शोल्डर्स को, उनकी चेस्ट, उनके आर्म्स को एक अच्छी थिकनेस के साथ साथ हार्डनेस की सख्त जरूरत है। वो अभी बहुत ज्यादा लैक करते हैं और डायरेक्ट जेनेटिकली इस चीज में लैक करते हैं। अब स्टीव वाइनबर्गर इस चीज का भी जवाब देते हैं कि डायरेक्ट को और क्या करना चाहिए हार्डी को हराने के लिए एग्जैक्टली। तो स्टीव ने ये बात बोली कि चेस्ट में मास और फ्रंट जो क्वाड्स है वो उनके और ज्यादा थिक होने चाहिए, और कंडीशनिंग अच्छी रखें ऐसी, तो हार्डी को आगे वो पुश कर देंगे। तो ये पॉइंट आप दोस्तों ध्यान में रखें कि जजेस आज कंडीशनिंग की बातें कर रहे हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट हार्डी शुपन के लिए क्या देते हैं यहाँ पर, ये फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर आगे दूसरे एथलीट्स की बातें भी करनी है। तो जजेस अभी फाइनल वर्डिक्ट ये दे रहे हैं कि हार्डी जो कर रहे हैं उनको वही करते रहना चाहिए, और ये सही में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब आपकी बॉडी में जजेस को कोई ऐसा मेजर फ्लॉ लगा ही नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से आगे चलते रहो, कंडीशनिंग को लेकिन सेक्रीफाइस मत होने दो कभी भी। तो ये अच्छी बात है, एटलीस्ट आज हम ये चीज़ें सुन रहे हैं जजेस के मुंह से, या फिर अब रियलाइजेशन ज़्यादा करने लग गए हैं लोग कंडीशनिंग का, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही अगर मान लो टॉप 2 ये दोनों एथलीट्स और निक वॉकर भी टॉप 3 एथलीट्स इसी तरीके से हर बार यही कंडीशनिंग दिखाने लग जाएं, प्रेफरेंस जजेस की बिल्कुल चेंज हो जाएगी। फिर वो कहेंगे अब तुम 4th नंबर 5th 6th वाले भी कंडीशन आओ, तभी इन टॉप एथलीट्स के बीच में खड़े हो पाओगे, उनको पुश कर पाओगे। तो ये मेंटेलिटी अब अगर ऐसी बदलने लग जाए तो भाई मज़ा आ जाए, और सही में सारे लोग अब यही देखना चाहें। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे एथलीट्स की हम लोग। अब यहाँ पर बात ये आती है कि निक वॉकर का इस साल क्या हुआ और जजेस उनको किस तरीके से देखते हैं। तो निक ने इस बार 2 चीज़ें करी है जो स्टीव को काफ़ी पसंद आई। एक तो उन्होंने अपना साइज़ इंप्रूव करा और अपनी वेस्ट को स्मॉल रखा। अब स्टीव ये कहते हैं कि उनको अगली बार से दोबारा यही चीज़ एक बार करने की ज़रूरत है, और निक वॉकर फिर से बहुत डेंजरस रहेंगे। मतलब हल्का सा और साइज ऐड, लेकिन वेस्ट उतनी ही रहनी चाहिए। और ये मसल मैच्योरिटी जो है निक वॉकर ने भी इस साल लूज़ नहीं होने दी अपनी। एक बहुत बड़ी बात हमने दोस्तों देखी है, तीनों एथलीट्स ना इंप्रूव हुए। हार्डी पिछले साल से इंप्रूव हुए अपने लेग्स में, अपने चेस्ट की थिकनेस में, और ओवरऑल अपनी बॉडी के मास में। डायरेक्ट इंप्रूव होते हैं ओवरऑल अपने साइज़ में। निक वॉकर भी इंप्रूव हुए ओवरऑल अपने साइज़ में, एक अच्छी मैच्योरिटी और सेपरेशन उन्होंने भी दिखाया, और इसलिए ये 3 बॉडी बिल्डर्स ना बाकी के पूरे लाइनअप को खा गए। ब्रैंडन की बात करूं, ब्रैंडन डेफिनेटली डिक्रीज हुए हैं, कहीं से कहीं तक अब उनकी बॉडी में सेपरेशन दिखता नहीं है, ऑफ कंडीशन दिखते हैं वो ऑलमोस्ट। इनसे ज़्यादा कंडीशन डोरी नेट्स लगते थे अपनी गेस्ट पोजिंग्स में 97 में 310 पाउंड्स पर। खैर वो ज़माने अलग थे। आज की बात करते हैं, ब्रैंडन करी की बात करते हैं। तो ब्रैंडन पे ना ग्लूट्स हैं ना हैमस्ट्रिंग्स हैं। अच्छी बात यह है कि जजेस भी इस चीज़ पे अब उंगली उठाने लग गए हैं। आई थिंक अब ब्रैंडन की जो एक इमेज सेट हो रही है और जो इनको यहाँ पे प्लेसिंग मिली है, अब ये जब आर्नोल्ड में अगर दोबारा खेलने आ गए, लेट्स सपोज इस साल आ जाते हैं, मतलब 2023 में, इस बार सफ़र कर सकते हैं ये। और ये सोचो कि दोबारा एक बार विलियम वर्सेस ब्रैंडन हो जाए तो मुश्किल होगा ब्रैंडन के लिए इस बार जीतना, क्योंकि अब बिग रैमी भी इनकी प्रायोरिटी लिस्ट से हटते आ रहे हैं और ब्रैंडन भी। अब इनको कमियां दिखने लग गई हैं इन दोनों के दोनों एथलीट्स में। बिग रैमी के लिए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया कि रैमी के लेग्स में हमें प्रॉब्लम दिखी, बैक को वो खोल नहीं रहे थे ठीक से, और बैक डबल बाइसेप करते हुए ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिख रही थी। मे बी बैक की जो मसल्स उनकी गायब हो रही है, नर्व डैमेज का एक इशू हो सकता है, जो कि हमें पता ही है, हो सकता है क्योंकि सारे एथलीट्स के साथ में एक टाइम पे हो चुकी है चीज़ें, रॉनी कोलमैन के साथ में हुआ था। तो इसी तरीके से बिग रैमी के लिए भी कहा जा रहा है कि मे बी उनके ट्राइसेप्स में भी नर्व डैमेज हुआ, क्योंकि वो लगातार स्मॉल होते जा रहे हैं। तो ये सब बातें स्टीव वाइनबर्गर इन सब लोगों ने इस साल, मतलब अभी के इस वाले इंटरव्यू में करी थी। एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, सारी स्पेकुलेशन। तो हम लोग भी ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें करते हैं, तो यही चीज़ें उनको भी अभी लग रही है कि रैमी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है उनको नहीं पता, लेकिन रैमी को ये चीज़ें अब एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो अगले साल भी यही होने वाला है, और ऐसे ही चलता रहा तो इससे भी ख़राब होने वाला है। तो एक चीज़ तो दोस्तों मैंने देखी कि ये जो जजेस है ना, आज ये लोग इंजरीज़ को और बॉडी में जो फ्लॉज हो रहे हैं उन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बॉडी बिल्डर्स को पीछे फेंक दे रहे हैं। पहले जब डोरी नेट्स के बाइसेप टूटा हुआ होता था ना, तो तब भी ओलंपिया कॉन्टेस्ट जीत जाते थे, और तब भी स्टीव वाइनबर्गर यही होते थे जज करने वाले। शॉन रे जब सवाल उठाते थे कि एक मिस्टर ओलंपिया एक इंजर्ड बाइसेप के साथ में, इतने ज़्यादा इंजर्ड बाइसेप के साथ में कैसे कॉन्टेस्ट को जीत सकता है, तो उस टाइम पे डोरिन सामने से जवाब देते थे कि मैं ज़्यादातर पोस्ट जीतता हूँ, इसीलिए मैं कॉन्टेस्ट भी जीतता हूँ, जो एक लॉजिकल सही बात होती थी। उसके बाद में ऐसी ही कुछ हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं रॉनी कोलमैन के साथ में भी, जब उनके भी मसल्स में एक नर्व डैमेज के इशू आ गए थे 2005 में, उनकी बैक एक तरफ से काफ़ी स्मॉल हो गई थी, तब भी वो कॉन्टेस्ट जीत जाते थे। पर आज जजेस नहीं जीतने
नहीं दे रहे हैं बिग रैमी को कॉन्टेस्ट, जबकि रैमी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर अभी तक तो थे, वही ऑफ कंडीशन रैमी थे और वही पसंद आते थे उनको। लेकिन इस बार थोड़ी बहुत इंजरीज आने लग गई तो इस वजह से अब उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। लेकिन अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं आज ब्रेंडन करी को भी अभी ये लोग नोटिस कर रहे हैं कि हाँ भाई प्रॉब्लम चल रही है इनकी फिजिक में, अब हम नोटिस कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको एक अच्छी चीज़ ही कहूँगा, क्योंकि अब ये लोग ज़्यादा वेल प्रपोर्शनेट बॉडी बिल्डर को और वेल कंडीशन बॉडी बिल्डर्स को ऊपर लेकर आ रहे हैं। हार्डी में इस साल ये दो क्वालिटीज़ थी, एक तो उन्होंने थोड़ा सा साइज़ इंप्रूव ज़रूर किया जो जजेस पसंद करते हैं, देखना चाहते थे। दूसरी बात, पूरे अच्छे प्रपोर्शंस हैं उनके प्रपोर्शंस कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है कि गट निकला हुआ है। और तीसरी बात, कंडीशनिंग एक एडिशनल बेनिफिट है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कंडीशनिंग जजेस की अभी भी प्रायोरिटी लिस्ट पर है, क्योंकि ब्रेंडन को वो ऊपर डाल दे रहे हैं और उनकी शेप को देखते हुए डाला है, ये जजेस ने बोला है। तो अभी भी शेप देखी जा रही है और बहुत ज़्यादा सिमेट्री भी देखी जा रही है, और जजेस ने दोनों चीज़ें देखी है ब्रेंडन में। रैमी में ऑल दो कंडीशनिंग उतनी है जितनी ब्रेंडन करी के अंदर है, कहीं कहीं पर बल्कि ज़्यादा भी, लेकिन स्टिल ये सिमेट्री, ये शेप ब्रेंडन की उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। हार्डी में मुझे लगता है कि उनको सारी वो चीज़ें मिली है जो आज जजेस इस बार देखना चाहते थे। अच्छी शेप, अच्छी सिमेट्री और वो फुलनेस और कंडीशनिंग मिल गई। बाकी मुझे अभी भी इस चीज़ पे डाउट है कि जजेस की प्रायोरिटी लिस्ट पे कंडीशनिंग है। मुझे लगता है अभी भी वो शेप कॉन्टेस्ट ही चला रहे हैं मेनली, और एक सिमेट्री कॉन्टेस्ट ज़्यादा चला रहे हैं। बाकी कंडीशनिंग अब धीरे धीरे करके प्रायोरिटी पे और आएगी, और इस चीज़ का पता हमें चल जाएगा अभी 2023 का आर्नोल्ड देख के। उसमें जो रिजल्ट जाएगा ना, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये अच्छी कंडीशन बॉडी को वैल्यू करते हैं या फिर ब्रेंडन करी जैसी एक अच्छी शेप और फुलनेस वाली बॉडी को। तो वो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल हार्डी के अंदर जो एक साइज़ वाली मैं आपसे बात कर रहा था, फिर से आ रहा हूँ इसी चीज़ पे। इस बार मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जब ये बैक लैट स्प्रेड करे थे ना, अभी तक क्या होता था कि ब्रेंडन करी का लैट स्प्रेड काफ़ी वाइड जाता था इनसे, पर इस साल हार्डी का लैट स्प्रेड बहुत ज़्यादा वाइड था, और इतना था कि लग रहा था बिग रैमी के साथ इनको खड़ा कर दो। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, एक साइज़ हार्डी के अंदर जजेस को इस बार मिला जो वो चाहते थे। तो ये एक अचीवमेंट है जो हार्डी ने अचीव करी, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स बड़े होते हैं, वो अपनी मैच्योरिटी ज़रूर खोते हैं। ये तो हमने इस साल शॉन क्लैरिडा के साथ भी होते हुए देखा, वो एक शार्पनेस ज़रूर खोते, चंकीनेस ज़रूर खोते हैं। हार्डी ने मेंटेन करी है। हैनी रम्बॉट का यही एम था, और इस साल उन्होंने इसी तरीके से अपने एथलीट को उतारा। यहाँ पर जे कटलर भी ये बात बोलते हैं कि हैनी रम्बॉट अगर किसी के कोच है ना, तो ये मेक श्योर कर देते हैं कि मेरा एथलीट हमेशा क्रिस्पी और चंकी रहा है स्टेज पर। सवाल ये आता है कि रैमी को अब क्या करने की ज़रूरत है, रैमी अगले साल क्या अपना प्लान बना करके लाएंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि चैड निकोल्स यहाँ पर डायरेक्टली अपना एक फीडबैक लेंगे स्टीव वाइनबर्गर या फिर दूसरे ओलंपिया जजेस से। वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को और अपने एथलीट को तैयार कर सकते हैं उस हिसाब से। हमें नहीं पता चैड की और स्टीव की कोई बात हुई है कि नहीं हुई, लेकिन हमने ये आज ज़रूर देखा कि हैनी रम्बॉट और स्टीव वाइनबर्गर की अच्छे से बात हुई। हैरानी अब ये चीज़ सोच के मुझे हो रही है कि हैनी के दोनों ही क्लाइंट्स टॉप 2 है, और उनको डेरेक को भी और इम्प्रूव करवाना है हार्डी को बीट करवाने के लिए, और हार्डी को भी ऊपर रखना है, बिकॉज वो उनका काम है एज अ कोच अपने एथलीट को कैसे हारने दे। तो ये तो लगता है कुछ धर्म संकट में फंस गए हैं। अब देखते हैं हैनी क्या करते हैं। वैसे पहले भी ऐसा हो चुका है इनके साथ में, 2010 में जे कटलर, फिल हीथ, दोनों टॉप 2 एथलीट्स। तो ऐसा होता रहता है, कोचेस के साथ में कोई नई बात नहीं है, और उनको पता होता है किस तरीके से आगे अप्रोच करना है, और दोनों ही अपने एथलीट्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना के निकालना है। लेकिन जो भी वो सीन तो कुछ ऐसा ही चल रहा है कि वो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, दोनों ही तरफ से शतरंज खेल लेते हैं, कुछ बड़े ऐसे खिलाड़ी धुरंधर लोग होते हैं, कुछ वही हाल मुझे लग रहा है अब हैनी रम्बॉट का होने वाला है अगले साल से। देखते हैं ब्रेंडन करी अपना क्या प्लान करके लाते हैं, क्योंकि स्टीव ने ये बात बोली है करी के लिए कि उनको अपनी अपर बॉडी अब छोटी करने की ज़रूरत है, लोअर बॉडी ग्रो नहीं हो रही है तो अपर बॉडी छोटी कर लो। पता नहीं ये चीज़ कितनी सक्सेसफुल होती है, क्योंकि ब्रेंडन ने करा था आर्नोल्ड में, और हमने बहुत वर्स्ट उनकी वर्स्ट ये सीरियसली वर्स्ट बॉडी हमने देखी थी ब्रेंडन की। अब बात करते हैं यहाँ पर निक की। निक बेस्ट जा रहे हैं, आई थिंक अपने कोच के साथ दोबारा आना उनका एक काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस को उसने बूस्ट कर दिया, और यहाँ पर निक भी अब अगले साल और तैयारी करेंगे कि किसी तरीके से मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीते, और वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इन 3 टॉप 3 एथलीट्स ने इस साल कमाल करके दिखाया। बात करो सैमसन दौदा की, तो सैमसन भी जजेस को अच्छे लगे। सैमसन मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा हार्ड नहीं लगे, उतने ज़्यादा मेरे को डिफाइंड नहीं लगे, मुझे वो ब्रेंडन करी से भी सॉफ्ट लगे कई जगह पर। ये वो सैमसन नहीं है जो हम लोग इविल्स ब्लैक प्रो में देखा करते थे। लेकिन खैर सैमसन जजेस को पसंद आए और इसलिए उनको 6 पे डाल दिया। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर यही एंड्रयू जैक्ट आते ना हार्ड और एकदम रिब्ड, तो सैमसन दौदा की जगह वो खा सकते थे। एंड्रयू में वो टैलेंट है कि उनको आगे का रॉनी कोलमन बोला जा रहा है, फ्यूचर रॉनी कोलमन। उनका फ्रेम उतना बड़ा जजेस को दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है, और अच्छी बात है यार, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट एंड्रयू जैक्ट को मिल रहा है। तो अब स्टीव का तो ये कहना है फाइनल वर्डिक्ट के हार्डी अब इसी तरीके से आने वाले हैं आगे कई सालों तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट ही वही रहे हैं पिछले 4 सालों में भी अगर आप देखो, और ऐसे में उनको हराना पड़ेगा मुश्किल दूसरे एथलीट्स को। तो समझ रहे हो आप इसका मतलब, स्टीव ऑलरेडी हार्डी को काफ़ी अच्छा
क्लियरली अपने दिमाग में विनर रख के चल रहे हैं। पर क्वेश्चन तो यही आता है कि हार्डी शुपन की बैक का हेनी रम्बॉट अब क्या करते हैं आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, बिकॉज फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत यहाँ पे भी है। और डायरेक्ट बिल्कुल ठीक उल्टे हैं, जहाँ फ्रंट में एकदम वीक और सॉफ्ट दिखते हैं वो बैक में वही सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें थी और एनालिसिस मैंने ज़्यादा करी नहीं, बल्कि मैंने इन एथलीट्स की अभी हाल की कंडीशन आपको बताई और किस तरीके से जजेस सोचते हैं इन एथलीट्स के बारे में, किस तरीके से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन जजेस की अभी की बातों से, और एथलीट्स किस तरीके से आगे परफॉर्म करेंगे। इन सब चीज़ों का आज हमें कुछ कुछ अंदाज़ा तो लगा है। बाकी आप बताओ आपको ये वीडियो कितनी सही लगी और आपको क्या लगता है अभी इन एथलीट्स को कहाँ पर अपना काम एग्जैक्टली करना चाहिए अपनी प्लेसिंग्स को चेंज करने के लिए। आप ये बताओ अगले साल आप किस एथलीट को जीतते हुए देखना चाहते हो, डेरेक को, हार्डी को, निक को, या फिर बिग रैमी को। अगेन मुझे बताना ज़रूर दोस्तों। और अभी के लिए बस यही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, मिस्टर इंडिया चल रहा है, आज फाइनल्स हैं उसके, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी जल्दी ही, कल आएगी उसके ऊपर वीडियो, तो उसका आप इंतज़ार करना। बस दोस्तों अभी के लिए मैरी क्रिसमस आप सभी को, और बस एंजॉय करो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।